नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। आज के इस टॉप 5 में बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की, जिसमें शामिल होगी किस तरह से प्रदेश में जो वेंटिलेटर्स हैं और जो आईसीयू हैं उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट्स को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं। इसके अलावा इस टॉप 5 में बात करेंगे सल्ट उपचुनाव की। सल्ट उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं, बीजेपी इस चुनाव को जीत चुकी है। क्या कुछ खास बातें रही इस चुनाव में, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे आज के टॉप 5 में उत्तराखंड के जो जिलों में कोविड कर्फ्यू लगाया गया था, उस कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है 6 तारीख तक। क्या क्या रहेगा, कहां कहां पर रहेगा, वो जानकारी भी आपको देंगे। साथ ही जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं, उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित किया, क्या अपील की, क्या कहा, उस पर भी जानकारी देंगे। और बात करेंगे फिर उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की, पिछले 24 घंटों में कितने आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के जिलों में बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। अब आवश्यक दुकानों के खुलने का समय दोपहर 12 बजे तक किया गया। 6 मई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। कोरोना से जारी है उत्तराखंड की जंग। पिछले 24 घंटों में 71 लोगों की मौत, 5606 नए केस आए सामने। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी के महेश जीना ने मारी बाजी। कांग्रेस की गंगा पंचोली को 4697 वोटों से हराया। स्वास्थ्य सचिव बोले, उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं आईसीयू और वेंटिलेटर, जल्द ही स्थापित होंगे 9 ऑक्सीजन प्लांट। कालाबाजारी पर भी हो रहा है एक्शन। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को किया संबोधित। कोविड-19 से रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों की दी जानकारी। जनता से की अपील, लक्षण मिलने पर जांच जरूर करवाएं। चलिए अब सबसे पहले बात करेंगे कोविड कर्फ्यू की। प्रदेश में आज से एक हफ्ते पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। सबसे पहले देहरादून से इसकी शुरुआत की गई थी, जब सरकार ने कहा था कि जिलाधिकारी अब अपने अपने स्तर पर कोविड-19 का मैनेजमेंट कर पाएंगे। जिले में क्या पाबंदियां लगानी है, उसके लिए जिलाधिकारी ही अब अपने विवेक से फैसला ले पाएंगे। तो उसके बाद देहरादून में कोविड कर्फ्यू लगाया गया था। पहले कुछ क्षेत्रों में, यानी कि नगर निगम ऋषिकेश और देहरादून के कुछ क्षेत्र में ये कोविड कर्फ्यू लगाया गया था। उसके बाद प्रदेश के कई शहरों में, कई जगहों पर, कई निकायों में ये कोविड कर्फ्यू देखने को मिला, जिसकी समय सीमा आज सुबह 5 बजे खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये कोविड कर्फ्यू 6 तारीख तक प्रभावी रहेगा। देहरादून समेत जो तमाम नगर हैं जहां पर कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जहां पर कोरोना कर्फ्यू आज समाप्त होने वाला था सुबह 5 बजे, उन जगहों पर अब ये कोरोना कर्फ्यू 6 मई तक चलेगा। यानी कि अब 6 मई की सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू चलेगा। इसमें देहरादून भी शामिल है। इसमें जहां जहां पर जिन जिन जिलों में इससे पहले कोविड कर्फ्यू लगाया गया था, वो सभी जगहें शामिल होंगी। तो देहरादून की अगर हम बात करें तो देहरादून में भी ये कोरोना कर्फ्यू अब 6 मई तक चलेगा। इसमें एक जो नई बात कही गई है वो ये कि अब दुकानों के, यानी कि आवश्यक सेवा की दुकानों के, जिसमें कि आपकी डेयरी शामिल है, सब्जी शामिल है, फल फ्रूट की दुकानें शामिल है, पशु चारे की दुकानें शामिल है, राशन की दुकानें शामिल है, इनके खुलने का समय अब 12 बजे दोपहर तक ही कर दिया गया है। इसके अलावा देहरादून के डीएम ने यह आदेश जारी किया है। और निर्माण सामग्री से जुड़ी हुई जो दुकानें हैं, इस बार के आदेश में देहरादून के लिए ये भी एक नई बात जोड़ी गई है। जो निर्माण कार्य की सामग्री की दुकान है, जैसे कि ईंट की दुकान, बजरी की दुकान, सरिया, सीमेंट, वो दुकानें भी अब खोल सकती हैं 12 बजे तक। तो ये आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देहरादून में क्लेम टाउन, नगर निगम क्षेत्र ऋषिकेश, देहरादून नगर निगम डोईवाला, विकासनगर, मसूरी और हरवटपुर में कोविड कर्फ्यू अब 6 तारीख तक प्रभावी रहेगा। पेट्रोल पंप पर जो आवश्यक सेवा है, दवाई वगैरह, वो 24 घंटे खुली रह सकती हैं, लेकिन जो बाकी दुकानें हैं उनके खुलने का समय भी अब दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। तो ये थी अपडेट कोविड कर्फ्यू से जुड़ी हुई। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 5606 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 71 रही है। यानी कि 71 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। पॉजिटिविटी का जो सैंपल है, सैंपल पॉजिटिविटी है, वो भी अब 4.99%, यानी कि लगभग 5% तक पॉजिटिविटी रेट उत्तराखंड में पहुंच चुका है। तो उत्तराखंड में एक्टिव केस 53,612 अभी भी हैं। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, इन सभी जिलों में करीब 53,612 एक्टिव केस उत्तराखंड में अभी भी हैं। और कुल मिलाकर के केसों की अगर हम बात करें तो 1,91,620 मामले कुल उत्तराखंड में अभी तक कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। और जो मरने वालों का आंकड़ा है वो इस 71 के साथ ही अब पहुंच चुका है 2,802
2 यानी कि 2802 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवाई है। तो ये कोरोना अपडेट पिछले 24 घंटे का था पूरे प्रदेश का। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो मरने वालों का आंकड़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार 100 के पार जा रहा था, वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया है। वो 70 के आसपास इस वक्त देखने को मिला है पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा जिले वाइज अगर हम बात करें तो देहरादून जिले की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब। करीब 2580 नए मामले देहरादून में देखने को मिले, 2580 नए केस। हरिद्वार में 628 नए केस देखने को मिले, उधम सिंह नगर में 567 नए केस देखने को मिले और इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में भी 248 नए मामले कोरोना के देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कंटेनमेंट जोन हैं पूरे उत्तराखंड में, अभी तक जो हर जिले के हिसाब से जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या भी 282 हो चुकी है। यानी कि प्रदेश में 282 कंटेनमेंट जोन है जहां पर प्रशासन ने जो आवाजाही है उसको बाधित किया हुआ है और जहां पर स्थितियां काफ़ी ज़्यादा खराब भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा अगर पिछले 24 घंटों में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 2935 लोग उत्तराखंड में ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 71 है। इसमें देहरादून में भी सबसे ज़्यादा मौतें पिछले 24 घंटे में हिमालयन अस्पताल में हुई हैं, 10। इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून में 13 मौतें हुई हैं। उसके अलावा सुशीला तिवारी जो अस्पताल हल्द्वानी में है वहाँ पर 17 मौतें हुई हैं और इस तरह से 71 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई है। तो ये था अभी तक का कोरोना अपडेट। अब बात उपचुनाव की। सल्ट उपचुनाव पर वोटिंग हुई थी। सल्ट उपचुनाव पर कल परिणाम भी सामने आ चुके हैं और उत्तराखंड के सल्ट उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी महेश जीना ने जीत दर्ज की है। जी हां, आपको बता दें महेश जीना ने कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पंचौली को 4697 वोटों से हराया है। यानी कि करीब 4500 के अंतराल से एक बड़ी जीत महेश जीना की यहां पर देखने को मिली है। निकटतम प्रतिद्वंदी उनकी गंगा पंचौली ही रही। गंगा पंचौली कांग्रेस की प्रत्याशी थी। महेश जीना को 21,874 वोट पड़े जबकि गंगा पंचौली को 17,177 वोट पड़े हैं और बाकी 5 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जी हाँ, जो बाकी के 5 उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। उन्हें जो कुल मत पड़े हैं वो नोटा के कुल मतों से भी कम है। 721 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। नोटा को 721 वोट पड़े हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये परिणाम घोषित किए हैं। तो इस सीट पर सुरेंद्र सिंह जीना बीजेपी के विधायक थे जो इससे पहले चुनाव जीते थे। वो करीब 2900 वोट से यहाँ पर चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद जब उनका निधन हो गया था तो बीजेपी ने उनके भाई महेश जीना को यहाँ से टिकट दिया जबकि कांग्रेस ने गंगा पंचौली को ही टिकट दिया था। चुनाव में काफ़ी सारी बयानबाजी देखने को मिली, काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अंततः सहानुभूति का भी एक फैक्टर देखने को मिला और महेश जीना ने ये चुनाव जीत लिया है। इस चुनाव में खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो तमाम लोग प्रचार प्रसार करने यहाँ पर पहुँचे थे। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने महेश जीना को बधाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने हार का विश्लेषण करने में जुटी हुई है। अगर हम बात करें किसको कितने वोट पड़े तो इन 2 प्रत्याशियों के अलावा यानी कि महेश जीना जिनको 21,874 वोट पड़े, गंगा पंचौली को 17,177 वोट पड़े। इसके अलावा जो बाकी प्रत्याशी है कोई भी 1000 तक नहीं पहुंच पाया। सुरेंद्र सिंह को 620 वोट पड़े, जगदीश चंद्रा को 493 वोट पड़े, शिव सिंह रावत को 466 वोट पड़े, पान सिंह जिनको यूकेडी ने अपना समर्थन दिया था उन्हें महज 346 वोट ही पड़ पाए। नंदकिशोर को 209 वोट पड़े और नोटा जो कि इस पूरे चुनाव में सल्ट उपचुनाव में तीसरे नंबर पर नोटा रहा, नोटा को 721 वोट पड़े और जो रिजेक्ट वोट हुए हैं वो 63 हुए हैं। तो ये सल्ट चुनाव का अपडेट था। सल्ट चुनाव से महेश जीना चुनाव जीत चुके हैं। अब मुख्यमंत्री की सीट पर भी सभी की नज़र रहेगी किस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं। गंगोत्री की सीट भी हाल ही में खाली हुई है। तो ये तमाम समीकरण हैं, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सल्ट उपचुनाव जो कि एक परीक्षा भी थी, उस परीक्षा को क्या बीजेपी ने पास कर लिया है या फिर कांग्रेस आपसी कलह के चलते, आंतरिक कलह के चलते सल्ट हार गई। चलिए, उत्तराखंड में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई तरह से अव्यवस्थाएं भी अस्पतालों में देखने को मिल रही हैं। अब जो स्वास्थ्य ढांचा है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि सरकार और प्रशासन लगातार, उत्तराखंड शासन इन संसाधनों को बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी हर रोज़ लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जानकारियाँ देते हैं कि किस तरह से सरकार और किस तरह से जो अधिकारी हैं वो कोविड-19 से लड़ रहे हैं। तो स्वास्थ्य सचिव का कहना है 1 अप्रैल 2020 को प्रदेश में 216 आईसीयू बेड थे, जबकि 1 अप्रैल 2021 को प्रदेश में 836 आईसीयू बेड हो गए हैं, जिनकी संख्या इस वक्त 1336 हो गई है। यानी कि करीब पिछले एक महीने में ही
करीब 500 आईसीयू बेड प्रदेश में बढ़ाए गए हैं। साथ ही 1 अप्रैल को 116 वेंटिलेटर थे, जो इस साल बढ़कर के 695 हो गए हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 842 है। यानी कि पिछले 1 साल से इनमें भी बढ़ोतरी हुई है। वेंटिलेटर को भी बढ़ाया गया है, आईसीयू बेड को भी बढ़ाया गया है। पिछले साल 1 अप्रैल को ऑक्सीजन बेड 673 थे और इस साल इनकी संख्या 3535 हो गई है, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। 1 महीने के अंदर ही करीब 2500 ऑक्सीजन बेड को बढ़ाए जाने का दावा भी स्वास्थ्य सचिव के द्वारा किया गया है। उन्होंने ये बताया कि पिछले साल अप्रैल में ऑक्सीजन की खपत 8 मीट्रिक टन थी, जो कि इस साल 15 से 20 मीट्रिक टन हो गई और वर्तमान में 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ेगी। हमारे पास पर्याप्त क्षमता में इस वक्त ऑक्सीजन है, स्वास्थ्य सचिव का कहना यह भी है। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव ने यह भी जानकारी दी कि आईसीयू और वेंटिलेटर ऑक्सीजन बेड तो हम बढ़ा ही रहे हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में 9 ऑक्सीजन प्लांट लग जाएंगे। पिछले साल 1 अप्रैल तक सिर्फ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के पास ही अपना ऑक्सीजन प्लांट था, जबकि इस वक्त आपको हम बता दें अप्रैल में मेला हॉस्पिटल हरिद्वार में एक ऑक्सीजन प्लांट था और वर्तमान में 6 जगहों पर, जिनमें कि जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग, जिला अस्पताल रुद्रपुर, हेमवती नंदन बहुगुणा अस्पताल हरिद्वार, बेस अस्पताल हल्द्वानी में भी अपना ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहा है। इसके अलावा जल्द ही प्रदेश की बाकी 9 जगहों पर भी ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित किया जा सकेगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यकता आईसीयू की है, ऑक्सीजन प्लांट्स की है, ऑक्सीजन बेड की है और वेंटिलेटर की है। तो सरकार और शासन लगातार इस कोशिश में कि इन संसाधनों को बढ़ाया जाए ताकि मरीजों को दिक्कत न हो और कोविड-19 से मजबूती के साथ लड़ा जा सके। चलिए तो अब बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस बारे में उन्होंने जानकारी एक दिन पहले दे दी थी कि वो 12 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में क्या कहने वाले हैं, कहीं वो लॉकडाउन की तरफ तो कोई इशारा नहीं कर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन किया। इस संबोधन में मुख्यमंत्री ने ये जानकारियां दी हैं कि कोविड-19 से सरकार किस तरह से लड़ रही है, क्या क्या संसाधन उत्तराखंड सरकार जुटा रही है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदम कौन कौन से हैं जिनसे कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन तमाम प्रयासों के बारे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपनी जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना संकट काल में स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, इन सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलने पर मुख्यमंत्री ने अपील प्रदेशवासियों से की है कि अगर किसी में कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, उसे खांसी जुकाम में बुखार है, तो वो किसी भी तरह से संकोच ना करे अपना टेस्ट करवाने में। जल्द से जल्द वो अपना टेस्ट करवाए ताकि उसका समय रहते इलाज हो पाए। मुख्यमंत्री ने यह अपील प्रदेश की जनता से की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है, आपकी सावधानी से आप खुद भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य जो संक्रमित होगा वो भी सुरक्षित रह पाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि सरकार के द्वारा जो डॉक्टरों के द्वारा दवाइयाँ हैं या फिर गाइडलाइन है, उसका पालन सभी को करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखें और टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, सब नंबर तरह तरह के जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। इसके बारे में उन्होंने कहा। 4 धाम यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि अग्रिम आदेश तक 4 धाम यात्रा को हमने स्थगित कर दिया है, बाकी इसमें फैसला लिया जाएगा किस तरह से इसे संचालित करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो कपाट हैं वो तय समय पर ही खुलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर संभव सहायता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निजी अस्पतालों को हर संभव सहायता हम देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो 7500 डोज रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए गए हैं, उससे प्रदेश की जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। तो ये तमाम स्टेप जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने वो स्टेप जनता के सामने रखे और जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार काम कर रही है, संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है। ये भी उन्होंने अपील की लोगों से कि अगर किसी भी तरह का कोई लक्षण आप में दिखाई देता है तो तुरंत अपनी जांच करवाएं, उससे कतराएं नहीं। ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें दे सकते हैं कमेंट करके। और इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। नमस्कार।